नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी नेगी, राजनीति विज्ञान विभाग, पीएनजी पीजी कॉलेज, रामनगर, नैनीताल से। आज हम बीए 6 सेमेस्टर लोक प्रशासन के सिद्धांत एवं अभ्यास द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत कार्मिक प्रशासन का अर्थ एवं भर्ती के विषय में अध्ययन करेंगे। कार्मिक प्रशासन का अर्थ है राज्य के 4 महत्वपूर्ण अंग होते हैं: भूमि, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। सरकार के भी 3 अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का कार्य है कानूनों का निर्माण करना, कार्यपालिका का कार्य है विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों को या नियमों को लागू करना, और न्यायपालिका का कार्य है लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। कार्यपालिका के समस्त कार्यों को संचालित करने का कार्य प्रशासन के द्वारा ही किया जाता है। कार्मिकों की भर्ती, प्रशिक्षण, उनका कार्यभार, गतिविधियों का नियोजन, नियंत्रण, संगठन करना कार्मिक प्रशासन कहलाता है। किसी भी प्रशासन या सरकार की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वहां का प्रशासनिक ढांचा किस प्रकार का है। भर्ती के प्रथम चरण में कार्यों के अनुसार कार्मिकों की संख्या का निर्धारण भी किया जाता है। टेलर के अनुसार कार्य कुशलता हेतु कार्मिकों के वैज्ञानिक चयन पर बल दिया जाना चाहिए। सरकार का उद्देश्य है कि नागरिकों के अच्छे नागरिक जीवन का निर्माण किया जाए, उनके लिए अधिक से अधिक सुविधाएं मुहैया कराई जाए। इसके लिए कार्यों को करने हेतु कार्मिकों की नियुक्ति की जाती है। केवल कार्मिकों की नियुक्ति ही पर्याप्त नहीं है, उनका विकास किया जाना भी आवश्यक है, अर्थात उनको समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाए। लोक सेवा में यदि दोष है तो कहीं न कहीं भर्ती प्रणाली के दोष भी उजागर होते हैं। चीन में भर्ती के जो वैज्ञानिक तरीके को सर्वप्रथम अपनाते हुए प्रतियोगिता प्रणाली को अपनाया गया। सम्राट सी तु हुई ने दूसरी शताब्दी ईसा से पूर्व योग्यता आधारित प्रणाली को शुरू किया। भारत में 1853 के एक्ट से प्रतियोगिता परीक्षा के सिद्धांतों को अपनाया गया। वहीं अमेरिका में 1883 से भर्ती की लूट प्रणाली विख्यात है, अर्थात जो भी राजनीतिक दल वहां पे चुनाव लड़ता है वो अपने चहेतों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को सिविल सेवा के पद गिफ्ट में दे देता है। कार्मिक प्रशासन में कर्मचारियों की योग्यताएं। भर्ती प्रक्रिया की सबसे बड़ी समस्या यह है कि अलग अलग जो पद हैं उनकी योग्यता या उन कार्मिकों की योग्यता किस आधार पर निर्धारित की जाए। समय के अनुसार पदों हेतु योग्यता में भी परिवर्तन या आयु सीमा में परिवर्तन किया गया। भर्ती हेतु योग्यता के प्रकार। भर्ती हेतु योग्यता के 2 प्रकार हैं, एक तो सामान्य योग्यता, दूसरा है विशेष योग्यता। सामान्य योग्यता मतलब लिंग, आयु, अधिवास या नागरिकता। जैसे कि भारतीय अगर सिविल सेवा में भर्ती होना है तो यहाँ अधिवास या नागरिकता का होना यहाँ का आवश्यक है। दूसरा है विशेष योग्यता, अर्थात अलग अलग पदों के लिए अलग अलग शिक्षा या तकनीकी अनुभव या व्यक्तिगत योग्यताएं जो है ये विशेष योग्यता के अंतर्गत आती हैं। सामान्य योग्यता नागरिकता प्रथम अनिवार्य योग्यता में आती है, जो कि सामान्य योग्यता है और संघीय स्वरूप वाले देशों में अधिवास को भी प्रांतीय स्तर पर लागू किया गया है। अमेरिका में इसे सर्वप्रथम अपनाया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग की आलोचना के बाद 1957 में अधिवास की अनिवार्यता को भारत में हटा दिया गया, जबकि नागरिकता की अनिवार्यता अभी भी है। भारत में अगर आपको नौकरी करनी है, कार्मिक प्रशासन में जाना है या प्रशासनिक सेवा में, लोक सेवा में आपको जाना है तो उसके लिए आपको भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। लिंग के आधार पर जो प्रावधान है वो भी अब शिथिल हो चुके हैं। महिला को भी लोक सेवा में प्रवेश करने का अधिकार है। अलग अलग देशों में लोक सेवा हेतु आयु सीमा का निर्धारण भी अलग अलग किया गया है। अब बात आती है विशेष योग्यता की। भारतीय लोक सेवा हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता और तकनीकी योग्यता को रखा गया है। जैसे न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक है भारत में, और तकनीकी जो योग्यता है जैसे आपको मेडिकल फील्ड से संबंधित है, इंजीनियरिंग से संबंधित है, तो उस फील्ड में आपको डिग्री होनी आवश्यक है। परंतु अमेरिका में इस तरह की पद्धति नहीं है। यहाँ सभी को समान माना गया है। किसी भी पद के लिए कोई भी शैक्षिक अर्हता की अनिवार्यता वहाँ पर नहीं है। वहाँ इन पदों हेतु केवल अनुभव को आधार बनाया गया है। जिसको अनुभव है उसको उस आधार पर नियुक्ति दी जाती है, और नौकरशाही की लूट खसोट की प्रणाली यहाँ पे विख्यात है। वही जो हमने पहले बताया था कि जो राजनीतिक दल चुनाव जीतता है उसको ही वो अपने चहेतों को वो प्रशासनिक पद गिफ्ट में दे देता है। सामान्य एवं विशेष योग्यता के आधार पर ही प्रशासकों या कार्मिकों में एक और योग्यता का होना अति आवश्यक है, वह है व्यक्तिगत योग्यता। व्यक्तिगत अपने कार्य को आप किस तरीके से करते हैं, आपके व्यक्तित्व के गुण को दर्शाता है, और सभी कार्मिक अगर इन गुणों को लिए हुए हैं तो जो प्रशासनिक ढांचा है और जो प्रशासनिक कार्य है वो बहुत उन्नति की ओर जाएगा।
तो इसमें फिफनर ने कार्मिकों की व्यक्तिगत योग्यताएं, व्यक्तिगत गुणों की बात की। पहला तो उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक चिंतन, किसी भी जो स्तर है या किसी भी कार्य को करने के लिए आपके अंदर वैज्ञानिक चिंतन होना आवश्यक है। दूसरा है संगठन एवं प्रबंधन का ज्ञान। आपको अपने संगठन और उसका मैनेजमेंट का आपको ज्ञान होना चाहिए ताकि आप आसानी से कोई भी कार्य कर सके। और कोई भी समस्या अगर आपके सामने अचानक आती है तो तुरंत, अगर आप एक डीएम के पद पर बैठे हुए, एक एसडीएम के पद पर बैठे हुए हैं, आपको तुरंत निर्णय लेना है। तो आप अपने से ऊपर के अधिकारी पर डिपेंड न होकर तुरंत अपने विवेक के आधार पर नियुक्ति जो निर्णय है वो ले सके, तो इस तरह की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। इसके अलावा पढ़ने लिखने एवं तकनीकी योग्यता का होना, जैसे वर्तमान में हम देख रहे हैं दुनिया भर की चीज़ें हैं, सोशल साइट्स है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, या फिर आपके जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उनको ऑपरेट करना, कंप्यूटर ऑपरेट करना, इस तरह की तकनीकी को अगर जो कार्मिक है, जो लोक सेवक है, वो आसानी से हैंडल कर पाता है तो वो ज़्यादा अपने आप को समाज से जोड़ पाता है। उसके अलावा विषम परिस्थितियों में निर्णय लेने की योग्यता। लोक सेवक का सबसे बड़ा गुण यह है कि वो विषम परिस्थितियों में भी एक अच्छा निर्णय ले सके जो सारे समाज के लिए अच्छा हो। उसके बाद आता है भर्ती के प्रकार, अर्थात जो रिक्रूटमेंट होता है, जो भर्ती होती है वो किस तरीके से होती है। इसके भी दो प्रकार हैं, एक है आंतरिक भर्ती जिसे हम अप्रत्यक्ष भर्ती कहते हैं, दूसरी है बाहरी भर्ती जिसे हम प्रत्यक्ष भर्ती कहते हैं। आंतरिक भर्ती का तात्पर्य है जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको प्रमोशन के द्वारा ये पद दिया जाता है। जैसे आपका तहसीलदार हैं वो एसडीएम बनेंगे, जो एसडीएम है वो डीएम बनेंगे, तो यह अप्रत्यक्ष भर्ती कहलाती है। दूसरी है बाहरी भर्ती, है प्रत्यक्ष भर्ती, विभाग के द्वारा नहीं बल्कि सभी के लिए समान अवसर प्रदान करते हुए जो भर्ती प्रदान की जाती है उसे बाहरी भर्ती कहा जाता है और प्रत्यक्ष भर्ती कहा जाता है। और इस तरह की भर्ती जो है, ये दोनों जो भर्तियां हैं वो लोक सेवा आयोग के द्वारा की जाती है। केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए संघ लोक सेवा आयोग और राज्य सरकार की जो प्रशासनिक सेवाएं हैं उसके लिए राज्य लोक सेवा आयोग की व्यवस्था भारत में की गई है। अब कुछ प्रत्यक्ष भर्ती के दोष भी हैं जिसे हम देखेंगे। कार्मिक कम अनुभव वाले होते हैं, जो नया कोई प्रशासनिक अधिकारी बना है, एसडीएम बना है, तो उसके बाद जो विभागीय या प्रशासनिक जो अनुभव है वो कम होता है। और दूसरा है कार्मिकों को अधिक प्रशिक्षण देने की आवश्यकता होती है। जो नवीन नियुक्ति कार्मिक होता है उसको अधिक प्रशिक्षण देकर विभागीय गतिविधियों से अवगत कराया जाता है और वरिष्ठ कर्मचारी सेवा के प्रति उदासीन हो जाते हैं। कई बार आप देखते हैं कि आपके विभाग में या आपने कई सारे डिपार्टमेंट्स में देखा होगा कि जो कम उम्र वाला है या जो युवा है वो बड़े पद पे है और अधिक उम्र वाला जो है वो निम्न पद पे है। तो जो वरिष्ठ कर्मचारी हैं उनके अंदर ये भावना घर कर जाती है कि मुझसे कम उम्र वाला मेरा सीनियर है या मुझे आदेशित कर रहा है। पूर्व से कार्यरत लोग अधिक कार्यभार होने के कारण खुली प्रतियोगिता ही तो तैयार नहीं हो पाते। अगर केवल खुली प्रतियोगिता पर जोर दिया जाए, बाहर से भर्ती पर जोर दिया जाए, तो जो विभागीय कर्मचारी हैं, क्योंकि उनको तो 10 से 5 कार्य करना ही करना है, तो इतने समय जब वो विभागीय कार्य में लगे रहते हैं तो खुली प्रतियोगिता के लिए वे अपने लिए समय नहीं निकाल पाते हैं और भर्ती एजेंसी पर भी कार्य बोझ बढ़ता है। क्योंकि जो खुली भर्ती होगी ये समानता पर आधारित होती है। कुछ वर्गों के लिए रिजर्वेशन की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन फिर भी इसमें ज़्यादा जो कैंडिडेट्स हैं वो फॉर्म डालते हैं और जो भर्ती एजेंसी है उसके ऊपर भी कार्यबोझ बढ़ता है। इसलिए अब वर्तमान में आप देखते हैं कि बहुत सारी जो नियुक्तियाँ होती है उसमें पहले स्क्रीनिंग परीक्षा होती है और उसके बाद अगला स्टेप अपनाया जाता है ताकि जो निचले स्तर के जो अभ्यर्थी है वो पहले ही बाहर हो जाए। वहीं अप्रत्यक्ष भर्ती में पदोन्नति द्वारा प्रशासकों की नियुक्ति होती है जो अनुभव व कार्यकुशलता के आधार पर होती है, क्योंकि पहले से ही जो विभाग में कार्य कर रहे होते हैं उनके पास अधिक अनुभव होता है, अधिक कार्यकुशलता होती है, तो अप्रत्यक्ष भर्ती उनके मनोबल को बढ़ाने का कार्य करते हैं। इससे कार्मिकों में पदोन्नति के लिए अच्छा कार्य करने की होड़ बढ़ती है और जो प्रशासकीय कार्य है वो गुणवत्ता में भी वृद्धि करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो कार्मिक प्रशासन है उसमें उसके कार्यों को करने के लिए भर्ती एक बेसिक कॉन्सेप्ट है या बेसिक आवश्यकता है, जिसके द्वारा विभाग की आवश्यकता के अनुसार पदों को क्रिएट किया जाता है और उसके अनुसार भर्ती की मांग की जाती है और जिसके द्वारा प्रशासनिक कार्यों को किया जा सकता है। इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद।